हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, यहाँ पे हम बहुत एक्साइटमेंट है इसको यहाँ पे 2024 के फिजिक्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड ने जारी करा है। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपको यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक के एमसीक्यू फॉर्मेट दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहले हम 1 से लेकर 12 तक के एमसीक्यू सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रखा है, ऐसी सरफेस जिसपे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो उसी से ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए, हम एक एक करके एक एक चीज को पढ़ते हैं। पहला कहा जा रहा है कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो हम जानते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि दो सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे, जो नॉट पॉसिबल होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है नहीं होती है? तो यस, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। हमने आगे यस लिख दिया। दूसरा आपसे कहा गया है द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ये एक सरफेस है, अगर सरफेस में इसी सरफेस पे एक से अगर हम किसी बॉडी को दूसरी जगह बी पे ले जाए तो हम देखेंगे वर्क डन निकाले तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क किया। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ रखा है ये। लेकिन यहाँ पे ये सरफेस कैसी है? आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जिसके एवरी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे देखिए, ए पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बी पे होगा, और ये दोनों पोटेंशियल अगर सेम है तो हम इसको एक्स एज्यूम कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास बी ए की जगह एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन क्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो बस अब आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द वर्क डन इन कैरिंग चार्ज। तो वर्क डन को हम यहाँ पे करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना होता है, जीरो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये पहला जो प्रॉपर्टी थी वो भी यस है, ये होती है। दूसरी ये वाली भी प्रॉपर्टी हमारे लिए होती है। अब तीसरी बात करेंगे, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या वो कंसंट्रिक स्फीयर्स वहां पे ड्रॉ होंगे या नहीं होंगे? तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इससे अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो हमारा इस तरह से ये सरफेस के रूप में ड्रॉ होता है। तो कंसंट्रिक स्फीयर तो यहाँ पे नहीं बन सकते हमारे। तो ये शायद अभी यहाँ पे जो है हमारी बात को फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि फोर्थ पार्ट को भी देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, दे कैन इमेजनरी स्फीयर। क्या ये इमेजनरी स्फीयर हो सकते हैं? तो मैं आपके लिए ये बता दूं कि जो इमेजनरी स्फीयर है वो किसी एक पॉइंट चार्ज से बनेंगे। देखिए, पॉइंट चार्ज रखा होगा तो उसके चारों ओर ये स्फीयर ड्रॉ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, कंसंट्रिक स्फीयर होंगे। तो देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई यस। अब आपका जो आंसर निकला है वो ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो कंसंट्रिक नहीं होके वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सरफेस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, वो भी यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो हो गया यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो गया आपका, सी। सी आपका आंसर है, हो गया कि फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर नॉट कंसंट्रिक स्फीयर। स्फीयर नहीं होते बल्कि वो प्लेन्स होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी एक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। देखिए, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही आसान होते हैं। आप मेरे वीडियोस को देखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए तो सच में आपको बहुत कहेंगे कि कितना इजी है, कि मैं हर चीज को चाहता हूँ कि एक एक चीज ओपन तरीके से करें। तो इसको करना इतना आसान है कि आपको कुछ नहीं सोचना, जो जो देता है, जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे लिखते हो। जैसे कि आपसे कहा गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कहाँ पे, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपको क्या चीज दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे लिखेंगे, ई से। तो ये आपको गिवन हो गया। गिवन चीज आप लिखते जाएंगे, आपका आधे से ज्यादा काम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, एन एंगल 30 डिग्री। तो एंगल को हम लिख लेते हैं थीटा से, एंगल दे रखा है। एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क को किससे लिखते हैं हम, टाउ से। तो ये आपका 4 न्यूटन मीटर दे रखा है। द चार्ज ऑन द डाइपोल लेंथ, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल दो चार्ज होते हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस होते हैं। तो इसकी जो बीच की जो लेंथ होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। तो लेंथ ऑफ डाइपोल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 2a से। तो ये हमें लेंथ दे रखी है डाइपोल की कितनी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको देखिए एक ऐसा फॉर्मूला सोचना होगा कि जिसमें ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है, अच्छा यहाँ पे हमें निकालना क्या है, द चार्ज ऑन द डाइपोल। क्यू जो हमें इसको मैं यहाँ पे एक चीज और कर रहा हूँ, मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे या फिर इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, चार्ज निकालना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला आपके पास टॉर्क का होता है। टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है। इसमें Q की वैल्यू आपको निकालनी है और बाकी सब कुछ गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यू लगा दी। टॉर्क की वैल्यू कितनी है आपके पास, टॉर्क की हो गई आपके पास 4, Q निकालना है। E की वैल्यू हो गई आपके पास 2 इंटू 10⁵, फिर 2a। देखिए 2a पूरी वैल्यू लगाई जाएगी। 2a की जगह कितना आ गया, लेंथ है डाइपोल की 2 इंटू 10⁻⁻2 और साइन थीटा की जगह साइन 30। अब इसको आसान करने के लिए आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 4 और 10⁵ में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी लगा दी हमने, 1/2। यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Q निकल के कितना आ जाएगा आपका, 2 उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो ये चार्ज आ गया। बट आपका आंसर इसमें से कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चार्ज की यूनिट दे रखी है वो माइक्रो कूलाम दे रखी है। तो उसको या माइक्रो दे रखी है या मिली कुलाम दे रखी है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिली कुलाम में। तो मिली कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हमें मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि इसको हमें 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से +3 से। तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 2 माइक्रो कुलाम। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया सी जो है करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। A metallic plate exposed to white light emit electron. For which of the following color of light the stopping potential will be maximum? अब देखिए आपको एक ऐसा रिलेशन भी चाहिए होगा जो इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो, ठीक है, और क्या हो यहाँ पे कलर की वेवलेंथ। यानी कि देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे EV0 इज इक्वल टू h⁻⁻W। ये आइंस्टीन की इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक, तो वहां से निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है EV0। तो V0 की वैल्यू डिपेंड करती है, H तो कांस्टेंट है, म्यू किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, और दूसरा डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक मेटेलिक प्लेट है। देखिए एक प्लेट है मेटेलिक, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं वाइट लाइट में। तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहे हैं। जब इस पे हम क्या डाल रहे हैं, सन की लाइट फॉल कर रहे हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है कि फॉर विच ऑफ द कलर ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, किसके लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो देखिए हर कलर के लिए वर्क डन तो सेम है, तो वर्क डन सेम है यहाँ पे। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी V0 भी बढ़ेगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो किसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा कौन से कलर के लिए होती है, वर्क फंक्शन सेम है। तो यहाँ पे जो फॉर ऑल कलर के लिए हाइयर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द स्टॉपिंग, तो हाइयर फ्रीक्वेंसी किसकी है, वायलेट कलर हैज हाइयर फ्रीक्वेंसी, वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका हो गया डी, वायलेट color. When alpha particles are sent through a thin gold foil, most of them go straight through the foil because
तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक गोल्ड फॉयल ली थी, गोल्ड फॉयल का ये मैंने एक एटम बनाया है, उसमें एक न्यूक्लियस भी होता था, लेकिन यहाँ से जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल डाला था तो कुछ रेज जो होती है बिल्कुल आर पार चली जाती है, कुछ रेज क्या होती है अपने पास से टर्न हो जाती है, और कुछ रेज जो होती है वो लौट के वापस आ जाती है। तो ये अल्फा पार्टिकल से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसी पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल, ये हमने क्या डाले इस पे, अल्फा पार्टिकल डाले हैं, तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल हम इसको गोल्ड फॉइल पे हम इसको भेजते हैं तो क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। नंबर एक, अल्फा मतलब वो ये पूछ रहा है गो स्ट्रेट, कब वो बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। तो देखिए सीधे जाने वाली ये वाली कंडीशन है, तो सीधे तब जा सकते हैं जब जाने के लिए उनको रास्ता मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब एटम जो है अंदर से क्या है, एम्प्टी है। तो देखिए यही वाला आपका आंसर आएगा, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी ये नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। तो ज्यादातर जो एटम का पार्ट है उस पे जब हम रेस डालेंगे तभी वो रेस क्या होगी, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के आएंगे जब अंदर से उनको स्पेस मिलेगा। तो वो सीधे कब जाते हैं, जब अंदर से एटम क्या होता है, एम्प्टी हो। तो ये वाला आपका आंसर है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ पे आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो देखिए उसके लिए आपको ये समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग राइट रूल आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे ये थंब होगी आपका, ये आपकी हो गई फोर फिंगर और ये हो गई मिडिल फिंगर। हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें, सॉरी राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि जो आपकी तीनों चीजें हो, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये सब एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब हर एक एंगल में कितना एंगल हो, 90 डिग्री। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका फोर्स की डायरेक्शन को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन को। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को हम अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर दे रखी है आपकी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे इधर ड्रॉ किया और इसका नाम डाल दिया एक्स एक्सिस। अभी आपको मैं करंट के बारे में बताऊंगा, तो अभी इस पर नोटिस मत करिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, वाई एक्सिस में। तो देखिए ये वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आपको डायरेक्शन किसकी बतानी है, मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन तब होती जब ये करंट इधर होती है, लेकिन यहाँ पे करंट इधर नहीं है। तो करंट क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इधर है तो यहाँ पे ये करंट नहीं होगी, तो करंट कहाँ पे होगी, इसके जस्ट अपोजिट। यानी कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस के अपोजिट में। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो ये फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वही है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से जब अप्लाई आप करके देखेंगे तो आपको जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी माइनस जेड एक्सिस में। तो यही आपका आंसर हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, अगर तो ये आपका वर्क करेगा आपका अलोंग माइनस जेड एक्सिस में। और अगर यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन ऑफ करंट की जगह यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की जगह करंट दे रखी होती है, तो आपका ये फोर्स यहीं पे आ जाता है जेड एक्सिस यानी कि प्लस में। तो ऑप्शन हो गया आपका बी, अलोंग माइनस जेड एक्सिस। द रिलेटिव परमिटिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी एंड दैट ऑफ सब्सटेंस वाई इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी देन। ये हमें बताना है कि ये क्या होंगे, पैरामैग्नेट होंगे, फेरोमैग्नेट होंगे, या फिर आपके डायमैग्नेट होंगे। तो चलिए मैं आपको रिवाइंड कराता हूं। यहाँ पे देखिए आपने पढ़ रखा होगा रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको म्यू आर से लिखते हैं, तो स्लाइटली लेस देन अगर उसकी वैल्यू होती है तो वो किसकी तरह काम करते हैं, आपके डायमैग्नेट की तरह। दूसरा,
अगर इनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और तीसरा, अगर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एक्सट्रीमली लार्ज होती है तो वो किसका काम करते हैं, फेरोमैग्नेट का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी सब्सटेंस एक्स की क्या है, स्लाइटली लेस देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। तो इसमें कौन सी वाली कंडीशन आ गई, ये स्लाइटली लेस देन यूनिटी, 1 को ही हम क्या बोले, यूनिटी। तो यानी कि ये वाला सब्सटेंस एक्स क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डाया मैग्नेटिक हो गया। दैट ऑफ सब्सटेंस वाई, वाई जो है वो स्लाइटली मोर देन यूनिटी है, तो वाई की वैल्यू क्या है, स्लाइटली मोर का मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे y। तो x हमारा यहाँ पे हो गया डायामैग्नेटिक और y हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको यहाँ पे जज करना है कि यहाँ पे x और y में डायामैग्नेटिक कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए x डायामैग्नेटिक यहाँ पर है, बट y में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x क्या आपका डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसकी वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 है, या यूनिटी भी कह सकते हैं। और y यहाँ पे क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये ऑप्शन यानी कि डी इज करेक्ट आंसर है। अब देखिए मैंने लिख दिया रिलेटिव परमिटिव सब्सटेंस x की जो स्लाइटली लेस देन यूनिटी है, इसलिए x किसका काम करेगा, डायमैग्नेटिक का। और y की वैल्यू स्लाइटली मोर देन यूनिटी है, इसलिए किसका काम करेगा, ये y का। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.81 ohm reads up to 1 ampere. The value of the required shunt to increase the range to 10 ampere is। अमीटर क्या होता है, अमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में शंट लगा देते हैं। शंट क्या होता है, एक प्रकार का वायर होता है जिसकी कोई रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसकी शंट की कितनी, एस है, और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है और मीटर की, वो कितनी है, जी है। यहाँ से जब करंट पास होती है तो करंट दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाती है उसे हम गैल्वेनोमीटर करंट IG बोल देते हैं, और रिमेनिंग करंट इसमें से माइनस होकर कहाँ जाती है, इधर शंट में से पास होती है। तो ये आपका एक अमीटर का डिस्क्रिप्शन था। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अमीटर के रेजिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे, जी से। तो जी हमें दे रखा है 0.81 ओम। ये अप टू कितना रीड करता है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो अप टू मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो जाती है, ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो अप टू जो डिस्प्लेस हो जाती है वो कितना हो जाती है, 1 एम्पियर तक। तो ये आपको गैल्वेनोमीटर वाली करंट दे रखी है, IG जो इधर जा रही है। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज शंट, अब हमें शंट की रेजिस्टेंस कितनी लगानी पड़ेगी, एस यानी कि निकालना है हमें, कि ताकि ये पूरा मीटर कितनी रेंज तक काम कर सके, 10 एम्पियर तक। तो पूरी करंट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 10 एम्पियर, और जो गैल्वेनोमीटर में पास होने वाली करंट है वो दे रखी है आपको 1 एम्पियर। तो इस अमीटर को 10 एम्पियर तक वर्क कराना है, तो उसके लिए हमें कितना शंट चाहिए, एस निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपका गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है और ये शंट में रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है। और देखिए आपने पढ़ रखा है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का तो वहां पे क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल जो आपका गैल्वेनोमीटर कॉइल में वो भी उतना ही होगा जितना कि शंट में होगा। तो बस इसी को फॉलो करेंगे, आपका आंसर आने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट। ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल, यानी शंट के जो पोटेंशियल लग रहा है और जो गैल्वेनोमीटर लग रहा है वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए ये इक्वल होंगे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला B इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पे शंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शंट में जाने वाली करंट कितनी है, I माइनस IG, और शंट का अपना रेस्ट मतलब ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस कितनी है शंट की, S। इधर कॉइल के केस में देखें तो कॉइल में कितनी करंट जा रही है आपकी, IG, और कॉइल का रेजिस्टेंस, कॉइल का खुद का मतलब अपना रेजिस्टेंस क्या है, G है। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए आई की जगह आपका आ गया 10, IG कितना हो गया 1, और एस हमें फाइंड करना है, IG फिर अगेन हमने 1 लगा दिया, और G की वैल्यू कितनी हो गई 0.81। यहाँ पे 10 में से बन गया 9 बचा, और इधर मल्टीप्लाई का 1 से तो 0.81, और S बराबर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 से डिवाइड करने पे, मैं चलिए डिवाइड कर देता हूँ। 0.81 को डिवाइड करना है किससे, 9 से, डेसिमल हटाएंगे 2 0 हो जाएंगे, 9 9 जा, और ये कितना हो गया 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09। तो ये आपका शंट हो गया 0.09। अगर आप 10 एम्पियर का तरफ वर्क कराना चाहते हैं मीटर को, तो आपको कितना शंट चाहिए होगा, 0.09 ओम का शंट की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे बी वाला पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम एल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय। ये डेरिवेशंस आपसे पूछा गया है, तो डेरिवेशंस आपको देखिए कैसे करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है ये, और इसकी रेडियस हमने मान ली आर है। अब इसको करने के लिए आप सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, जो आपसे पूछा गया मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है एम बराबर आई इंटू ए। आई को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू ना लिख के चार्ज का लिखेंगे ई। तो यहाँ पे आई को हमने रिप्लेस कर दिया ई अपॉन टी से। फिर टाइम, इस टाइम को रिप्लेस करेंगे, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के लिए आप ये मानिए कि एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई आर। स्पीड को हमने वी लिख दिया। तो यहाँ पे हमने टी को रिप्लेस किया, टी की जगह कितना आ गया आपका 2 पाई आर वी आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वी पलट के ऊपर चला जाएगा। तो आपका ये बचेगा पार्ट कितना, ई वी और एक आर अपॉन 2। इसको इक्वेशन डाल दी हमने फर्स्ट। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है एल बराबर एम बी आर। अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। तो यहाँ पे फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, एम अपॉन एल ई वी आर। और इसको हम 1 मान सकते हैं, डिवाइड करने पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर से आर कट गया, वी से वी कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ वी से वी कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है यहाँ पे, इस एल को हम इधर ले गए तो ये बचा आपका ई एल अपॉन 2 एम। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट। और यहाँ पे आपको वो आंसर टैली कर लेना है कि कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर मैच हो रहा है ए ऑप्शन से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। जब भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप अप। अब जो ट्रांसफर लगाया है उससे वोल्टेज हमें किस रूप में मिल रहा है, स्टेप अप के रूप में मिल रहा है। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो उससे क्या क्या इसमें मतलब कौन सा आंसर इसमें होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। जो वोल्टेज आउट जनरेटर है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो आपका क्या काम करता है, वो कन्वर्ट स्टेप अप ट्रांसफर करता है लो वोल्टेज और एट हाई करंट को। वो किस में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज और लो करंट में। तो यहाँ पे अब आपको आंसर टैली करना है कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो क्या वर्क कर रहा है। वो वर्क कर रहा है, हमारा हाई वोल्टेज बना रहा है और लो करंट में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन ऑफ करंट हो रहा है, यस लो करंट है तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज बोथ, तो ये गलत हो गया क्योंकि हाई वोल्टेज है यहाँ पे और वोल्टेज यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है। अब करंट अगर लॉस होगी तो पावर का भी लॉस होगा, तो पावर लॉस होगी, यस पी इज इक्वल टू कितना होता है आई स्क्वायर आर। तो पावर भी लॉस होगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों ए और सी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे रिडक्शन होगी तो पावर में भी लॉस होगा। द डायग्राम बिलो शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर दिखा रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किधर ड्रॉ करें, तो वो हमें दिखानी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ईएम वेव जो होती है वो ऐसी वेव होती है जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड बोथ दोनों फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन दे रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखा रहा हूँ कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने एक्स एक्सिस में ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस में ले लिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, जेड एक्सिस में आ जाएगी। तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस में अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे परपेंडिकुलर टू ई एंड बी आउट ऑफ द प्लेन पेपर, सही है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी है और आउट ऑफ द पेपर, ये भी यहाँ पे सही लिखा। बट यहाँ पे क्या इनटू द पेपर, इनटू का पेपर मतलब अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, पैरेलल वाले दोनों केस नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया यहाँ पे ए। 11th क्वेश्चन है, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम current is induced by the changing magnetic flux through it. The variation of current with time and shown in the figure. The magnitude of change in the flux through the coil. देखिए यहाँ पे आपको जो जो दे रखा है वो लिखते हैं। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्लक्स के लिए पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जब फ्लक्स की बात करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ लगाते हैं जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह यहाँ पे ई आ जाएगा, और ई का फॉर्मूला एक और होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी विद द नेगेटिव साइन। लेकिन यहाँ पे साइन हमने नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रखा है, मैग्नीट्यूड लिया है। और इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आई आर। डेल्टा टी को अगर उधर ले जाए तो यहाँ पे आर इंटू आई, डेल्टा फाइव इक्वल टू आर इंटू आई इंटू डेल्टा टी। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी ग्राफ होता है अगर ग्राफ से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में, जैसे आई और टी की मल्टीप्लाई में, तो ग्राफ से हमें इसकी कैलकुलेशन किससे मिलेगी, उससे कवर्ड एरिया से। और अगर डिवाइड की फॉर्म होती है तो उससे हम क्या निकालते हैं, स्लोप। तो आई इंटू डेल्टा टी की वैल्यू निकालने का मतलब है एरिया जो भी कवर्ड है आई टी ग्राफ, ये आई और टी के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है तो उससे निकालेंगे। और एरिया यहाँ पे क्या चीज बन रही है, यहाँ पे आपकी फिगर बन गई यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया निकाल लगा देंगे राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, हाइट के रूप में 0.5 ले लिया। कैलकुलेशन बहुत आसान है, 2 से कटेंगे कितना हो जाएगा 5, तो कर ही लेंगे आप। तो ये आपका ऑल ओवर कैलकुलेशन आ जाएगा 250 वेबर। तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन इज इतनी दे रखी है। द नेगेटिव साइन एनर्जी, इसमें यहाँ पे पूछ रहा है नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, नहीं बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से, ये मे भी सही हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी गलत है। एटम इज रेडियंट, ये भी गलत। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए नेगेटिव साइन में ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो एक एनर्जी से इससे बाउंड होते हैं। तो वो एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पे ये एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है। तो इसे जो नेगेटिव साइन है वो ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है किससे, टू द न्यूक्लियस से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। तो चलिए यहाँ तक के लिए आप लोग मेरे पास वीडियो पे बने रहे, उसके लिए थैंक यू। अभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। तो चलिए तब तक के लिए हम उसको अगले पार्ट पे आ जाते हैं। आई होप ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।